नमस्कार। टेक्स्ट और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आखिर मशीन्स इंसानी भाषा को कैसे प्रोसेस करती हैं। टेक्स्ट को समझने के इस सफर में शुरुआत एकदम क्लासिकल फाउंडेशन से होगी और बात आधुनिक ट्रांसफॉर्मर्स तक जाएगी। तो चलिए सीधे सबसे बुनियादी चुनौती पर आते हैं। असली दुनिया में टेक्स्ट सबसे आम डेटा टाइप है ना? लेकिन एक छोटी सी समस्या है। मशीन्स तो सिर्फ नंबर्स और मैथ समझती हैं। उन्हें इस बिखरे हुए अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को समझने के लिए एक सटीक मैथमेटिकल तरीके की जरूरत होती है। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, क्लासिकल एनएलपी और बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को प्रोसेस करने का सबसे पहला समाधान आखिर था क्या? इसे समझने के लिए एलिस जेंग की फीचर इंजीनियरिंग रिसर्च एक बेहतरीन उदाहरण है। उनके मुताबिक सबसे पहला और क्लासिकल तरीका बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल था। ये एक बेहद आसान लेकिन सच कहें तो थोड़ा कच्चा तरीका है। ये मॉडल ग्रामर या शब्दों के क्रम को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर देता है कि कौन सा शब्द कितनी बार आया है। नतीजन पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक विशाल वेक्टर में बदल जाता है जिसमें ज्यादातर सिर्फ जीरो भरे होते हैं। अब इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी कहाँ आती है? दो आसान वाक्यों पर गौर करते हैं, डॉग बाइट्स मैन और मैन बाइट्स डॉग। क्योंकि बैग ऑफ वर्ड शब्दों के क्रम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, इसलिए वो इन दोनों बिल्कुल अलग अर्थ वाले वाक्यों को मैथमेटिकली एक जैसा वेक्टर मानता है। अगर देखा जाए तो इस मैथमेटिकल नजरिए से इन दोनों वाक्यों में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं TF-IDF के जरिए अर्थ यानी मीनिंग को स्केल करना। वोकैबुलरी की इस समस्या को सुलझाने के लिए एनएलपी में अगला कदम TF-IDF के रूप में सामने आया, यानी टर्म फ्रीक्वेंसी टाइम्स इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे एक ऑडियो सिस्टम के वॉल्यूम नॉब की तरह माना जा सकता है। ये खुद ब खुद उन आम शब्दों का वॉल्यूम कम कर देता है जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे द, इज या एंड, क्योंकि इनसे कोई खास नई जानकारी तो मिलती नहीं। और दूसरी तरफ जो शब्द रेयर हैं, जो उस डॉक्यूमेंट की असली पहचान बनाते हैं, उनका सिग्नल या वॉल्यूम बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। TF-IDF शब्दों के मायने और उनके वजन को तो समझ लेता है, लेकिन संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट का क्या? इसमें कॉन्टेक्स्ट की समझ अभी भी बिल्कुल नहीं होती। इन दो अलग वाक्यों को देखते हैं, द बैंक ऑफ द रिवर और द बैंक अप्रूव्ड माई लोन। एक जगह बैंक का मतलब नदी का किनारा है और दूसरी जगह पैसे वाला बैंक। लेकिन TF-IDF दोनों ही स्थितियों में बैंक शब्द को बिल्कुल एक जैसा ही समझता है। यहीं से होती है सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत, द कॉन्टेक्स्ट ब्रेक थ्रू और BERT का आगमन। कंटेक्स्ट की इस सबसे बड़ी समस्या ने एनएलपी की दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दिया। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स ने टेक्स्ट प्रोसेसिंग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस क्रांति का मूल बिंदु BERT के अंदर मौजूद सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है। ये सच में कमाल का है। जब BERT किसी वाक्य को पढ़ता है तो उसका हर एक शब्द उसी वाक्य के बाकी सभी शब्दों पर एक ही समय में फोकस करता है। इस तरह बैंक शब्द किनारे के संदर्भ में एक अलग मैथमेटिकल रूप ले लेता है और लोन के संदर्भ में पूरी तरह अलग। चलिए अब इस थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असली डेटा सेट्स और हगिंग फेस इकोसिस्टम की। इन एडवांस्ड और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को असल दुनिया के उलझे हुए डेटा सेट्स पर लगाना ही तो असली ML इंजीनियरिंग है। NLP विद ट्रांसफॉर्मर्स किताब इस बात पर खास जोर देती है कि मॉडल ट्रेन करने से पहले एक जरूरी नियम का पालन करना चाहिए। आंड्रे करपाथी का एक बड़ा मशहूर कोट है, बिकम वन विद द डेटा। किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए सबसे पहला कदम उस डेटा को मैन्युअली टटोलना और बेहद गहराई से समझना होता है। इसे एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझते हैं। हगिंग फेस का इमोशंस डेटा सेट मॉडल्स को एक जबरदस्त चुनौती देता है। चुनौती ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को 6 अलग अलग इंसानी भावनाओं में क्लासिफाई करना है, जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर, लव और सरप्राइज। लेकिन जब इस डेटा सेट का विश्लेषण किया जाता है तो एक बहुत बड़ा क्लास इम्बैलेंस सामने आता है। यहाँ जॉय और सैडनेस ऐसी भावनाएं हैं जो लव या सरप्राइज के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा बार आती हैं। ये फर्क सच में बहुत बड़ा है।
और डेटा का यही असंतुलन एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट लाता है, जिसका मूल मंत्र है एक्यूरेसी इज अ लाई। ऐसी स्थिति में रॉ एक्यूरेसी पर भरोसा करना पूरी तरह धोखा हो सकता है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां एक मॉडल हर बार सिर्फ जॉय प्रिडिक्ट करता रहे, तब भी वो इस डेटा सेट पर बहुत हाई स्कोर हासिल कर लेगा। लेकिन क्या वो मॉडल किसी काम का होगा? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह बेकार होगा। तो इसका हल क्या है? इसलिए रॉ एक्यूरेसी की जगह प्रैक्टिशनर्स को वेटेड F1 मैट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मैट्रिक हर क्लास की फ्रीक्वेंसी का हिसाब रखता है और एक मैथमेटिकली ईमानदार नतीजा पेश करता है। ये बात बेहतरीन तरीके से साबित करती है कि किसी भी मॉडल का आर्किटेक्चर जितना ज़रूरी है, उसके डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना भी उतना ही ज़्यादा अहम है। एक तरफ BERT की भारी भरकम कंटेक्चुअल ताकत है और दूसरी तरफ क्लासिकल TF-ID जैसी तेज और एफिशिएंट कंप्यूटिंग तकनीक। इन दोनों तकनीकों का ज्ञान एक डेवलपर को सच में बेहद ताकतवर बनाता है। लेकिन अंत में एक दिलचस्प सवाल जरूर उठता है। जैसे जैसे इन नई मॉडल्स का आकार और उनका कंप्यूट कॉस्ट बढ़ रहा है, क्या क्लासिकल NLP सच में पुराना हो गया है, या फिर ये तेजी से कंप्यूटिंग करने के लिए आगे भी एक खुफिया हथियार बना रहेगा? ये एक ऐसी चर्चा है जो आगे भी चलती रहेगी। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।